हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, अपने तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। इसी के साथ जो है आज हम लोग अपने इस चैनल पे फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक, सब टॉपिक और चैप्टर कवर करना है, इससे पहले हम जो है आपको यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में है। आपको पूरा का पूरा लिंक जो है आई बटन में दे देंगे। आज का ये जो है हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक बार हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रख करके इस लेक्चर को देखना, इस वीडियो को देखना। ठीक है, फिर आपको क्या कंटेंट यहाँ से मिल रहा है वो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ज्योग्राफी को। ठीक है, अगर बात करें ज्योग्राफी तो ये है, इसे जो हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो भूगोल जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो एक बात देखो कि जियोग्राफी है। ठीक है, क्या है? जियोग्राफी है। अब इस जियोग्राफी को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, तो यहाँ से देख पाओगे जियो, ठीक है, और एक आपका यहाँ बनेगा ग्राफी। ठीक है, ग्राफी। ठीक है, ध्यान रखना क्या बनेगा, ग्राफी बनेगा। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो एक बात बताई कि जियो का अर्थ होता है भूआब। ठीक है, क्या होता है? भूआब होता है। और भूआब क्या है? भूआब हमारी पृथ्वी है। ध्यान देना कि जियो का मतलब क्या होता है, भूआब, यानी कि भूआब क्या होता है, हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को ही हम भूआब कहते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो आकृति है वो कैसा है, भूआब ही है, भूआब है। ठीक है, आब है। अब बात करें कि ये भूआब यानी कि जियोइड। ठीक है, जियो मतलब जियोइड। ठीक है, जियोइड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम कहें कि ये भूआब क्या है, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर हम बात करें कि ये किसकी आकृति है, तो आप कहोगे कि ये आकृति हमारी वर्ग की है। क्या है? स्क्वायर की है। जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है और यहाँ पे जो है आपके चारों कोण पे 90 डिग्री के कोण पाए जाते हैं। राइट, ये चारों कोण पे जो है 90 डिग्री के कोण पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की आकृति है, ये किस प्रकार की आकृति है, तो आप कहोगे ये आकृति जो है वर्ग है। ठीक है, बस इसकी ये आकृति है। तो ये क्या है, भूआब जो है ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब बात करें कि भूआब की आकृति कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, तो भूआब जो है अपने आप में एक आकृति है। ठीक है, इसके जैसा कोई और आकृति देखने को नहीं मिलेगा जो कि एक पृथ्वी की आकृति है। ठीक है, भूआब के जैसा कोई भी ऐसा आकृति आपको देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली अगर बात करें तो भूआब कैसा होता है, तो भूआब होता है दोनों ध्रुवों पे चिपटा हुआ होता है। ठीक है, दोनों पोल पे जो है चिपटा हुआ होता है। ठीक है, और इधर ऊपर। अब बात करें इसकी आकृति, तो ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। हमने बचपन में सुना है कि हमारी पृथ्वी गोल होती है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पृथ्वी गोल नहीं है, आपकी पृथ्वी जियोइड टाइप की है, भूआब है, और ये अपने आप में ही एक आकार है। इसका कोई और आप परिभाषा और कुछ अच्छा तरीके से क्या किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझ सकते। भूआब का एक ही एग्जाम्पल है, वह हमारी पृथ्वी। राइट, अब ग्राफी की बात करें तो ग्राफी जो बना है, ध्यान देना, ग्राफी जो बना है ग्राफोस से बना। ठीक है, ठीक है, ग्राफोस। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये क्या है। अब इसका अर्थ होता यही है कि इसका अर्थ होता है टू स्टडी। राइट, टू स्टडी। ध्यान देना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू स्टडी। ओके, टू स्टडी। ठीक है, स्टडी यानी कि अध्ययन, ज्ञान का अध्ययन करना या अध्ययन करना, यानी कि पृथ्वी का ज्ञान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है या जियोग्राफी कहलाता है। बात करिए इसके प्यारे से डेफिनेशन का, तो देखो भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। ध्यान से सुनना और नोट करना, भूगोल जो है पृथ्वी का विज्ञान है, जिसकी जो है शब्दी व्याख्या दो शब्दों के मेल से के रूप में
किया जा सकता है, अर्थात जियो प्लस ज्योग्राफी। अब ध्यान देखना, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के ज्ञान या अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को ही भूगोल कहा जाता है। लेकिन आपको बात करें कि हम भूगोल में सिर्फ पृथ्वी के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं, कुछ मानव की उपयोगी वस्तुओं, चीजों और प्राकृतिक के बारे में भी जानते हैं। तो वर्तमान समय में इसका बेस्ट डिफिनेशन जो यहाँ पे बताया जाता है, एकदम बहुत अच्छे डिफिनेशन, जो कि आप ये डिफिनेशन का यूज करोगे और इसे ही फॉलो करोगे, ठीक है। वो डिफिनेशन है क्या, तो ध्यान से देखना। वो डिफिनेशन है आपका कि देखो, इसे वर्तमान में जो है मानव योगी, ठीक है, उपयोगी विषय के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। इसको देखते हुए कुछ परिभाषा को परिभाषित किया गया, जिसे आप कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मानव एवं भौतिक प्राकृतिक के मध्य, ध्यान रखना मानव, ठीक है, मानव की बात हो रही है, मानव एवं भौतिक प्राकृतिक, क्या है, भौतिक प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक के मध्य, ओके, भौतिक प्राकृतिक के मध्य के अंतर संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अंतर संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, राइट। अब देखो, बात हमारी यहां तक रही भूगोल की, अब हम कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा आज का जो अपना टॉपिक है भाई, हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओके। क्या है हमारा, है आज का टॉपिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है ये ब्रह्मांड है क्या, हम ब्रह्मांड कहते किसे हैं, आखिर ये ब्रह्मांड हमें दिखता है या नहीं दिखता है, राइट। अगर आप यहां तक भी नहीं जानते हो तो आज से आप ये सारी चीजें जानने लगोगे कि आखिर ये ब्रह्मांड है क्या, और ब्रह्मांड क्या मुझे दिखता है, क्या ब्रह्मांड एक ही है, क्या इसके और भी टाइप्स हैं। अनेकों चीजों पे हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट, और अच्छे तरीकों से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बात करें कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ध्यान से सुनना, पृथ्वी सहित अनंत दूरी तक विस्तृत, ठीक है। अब देखना ब्रह्मांड है क्या, हमारा जो पृथ्वी है। अब हम आपसे कहें प्यारे, ध्यान देखना देना एक बातों को कि ये है हमारा ब्रह्मांड, बस इमेजिन करना, ना आप देख रहे हो ना मैं देख रहा हूं, बस इमेजिन कर रहे हैं कि ये रहा हमारा ब्रह्मांड, ठीक है मेरे भाई, ये रहा हमारा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंतर्गत आपको, अगर आप बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं तो ये नॉलेज होगा। क्लास 6 के चैप्टर में ही पूरे के पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी कि ब्रह्मांड के अंतर्गत हमारे अनेकों आकाश गंगाएं पाए जाते हैं, अनेकों उल्का पिंड, पुच्छल तारे और अनेक स्टार्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि इस ब्रह्मांड के अंदर अनेक आकाश गंगाएं बिखरी, ठीक है। अभी ये आकाश गंगा है क्या, बस अभी नाम सुनो, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि यह आकाश गंगा है क्या। देखो, अगर एक थोड़ा सा आप लॉजिकली समझोगे तो आपके आकाश गंगा की मैं बात करूं तो कुछ आकाश गंगा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ आकाश गंगा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आकाश गंगा है, ओके, राइट। और इसी एक आकाश गंगा के अंतर्गत भाई ध्यान देना, इसी एक आकाश गंगा के अंतर्गत जिसका नाम क्या है, मिल्की वे, उसी के अंतर्गत हमारा पृथ्वी नहीं, हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम, मान लो कि यही है हमारा मिल्की वे, ठीक है। बात करें हमारा यही है आपका मिल्की वे है, ठीक है, वे है, ठीक है, राइट। और इसी के अंतर्गत हमारा किसी एक कोने में छिपा हुआ क्या है, हमारा है सोलर सिस्टम, यानी कि सौर परिवार, यानी कि सौर मंडल, राइट। ध्यान देना, और इसी सौर मंडल के अंतर्गत हमारे पृथ्वी है, और पृथ्वी के साथ साथ और भी सारे अन्य ग्रह हैं, और अन्य ग्रहों के साथ साथ और अन्य तारे हैं, जिसमें से हमारा और हमारे सौर मंडल का मुखिया सूर्य भी उपस्थित है, जिसे हम आपको आज की इस कक्षा में एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपने इसको समझा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है और कुछ ऐसी जानकारी लेना है। तो बात यहाँ पे समझने के लिए मैंने बताया कि कुछ ये प्रोसेस है। अब ध्यान से सुनना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, सॉरी ब्रह्मांड है क्या, राइट, ब्रह्मांड है क्या।
अब बात करें कि आपका जो पृथ्वी है, अब मैंने बता दिया कि आपको समझ में आएगा कि जो चीजें मैं बोलूंगा हमारे पृथ्वी से लेकर के और अनंत दूरी तक जो विस्तृत अंतरिक्ष का वह समस्त भाग, यानी कि हमारा जो पृथ्वी जहां हम निवास कर रहे हैं और जहां से आप देख रहे हैं चीजों को, वहां से लेकर के और आप अनंत दूरी जहां तक आप देख पा रहे हैं अंतरिक्ष में, ऊपर आसमान में, वहां तक का समस्त भाग, जिसे हम विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे कि आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और उपग्रह जो है आप इसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है, विभिन्न खगोलीय पिंडों के साथ साथ ऊर्जा, दृश्य तथा अदृश्य पदार्थ के साथ साथ स्वयं अंतरिक्ष भी एक समय भी उपस्थित है। ठीक है, उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि बात करें कि आप जितने भी चीजों को देख पा रहे हैं, जितने भी चीजों को आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वो आकाश गंगा हो गया, तारा हो गया, या नहीं भी देख पा रहे हैं ऊपर जो भी, उस सभी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब समझना, ब्रह्मांड के आपके दो टाइप्स हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के आपके कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। अब कैसे आप कह सकते हो कि ब्रह्मांड दो प्रकार के होते हैं? अब ध्यान देना, ब्रह्मांड आपके टू टाइप्स के हैं। ठीक है, टू टाइप्स। ठीक है, अब देखो यहां से मैं बताऊं कि कैसे। एक तो आपका आएगा यहां पे दृश्य ब्रह्मांड और एक आएगा आपका अदृश्य ब्रह्मांड। राइट, अब ध्यान से सुनना इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ पाओगे तो बेहतर है, नहीं समझ पाओगे तो कितने चीजों को याद करोगे खुद सोच लो। एक है आपका दृश्य और एक है आपका अदृश्य। ठीक है, अदृश्य ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड। राइट, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना इस बात को। दृश्य और अदृश्य के नामों से आप कुछ तो क्लियरिफाई कर रहे होंगे, कुछ तो समझ रहे होंगे और कुछ चीजों को आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आपका बेसिक अच्छा है, इंप्रूव है। तो मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं। अगर नहीं है तो आप लेट ना करो, आपके इसी चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, वहां से जाओ और फटाफट से कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये है हमारा दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड की बात करें तो जिसकी दूरी जो है 13 अरब प्रकाश वर्ष है। ओके, 13 अरब, सॉरी 13 नहीं, 93। ठीक है, 93 अरब प्रकाश वर्ष। अब बात करें कि ये प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर वह है जिसे हम दूरियों को मापने के लिए जो है यूज करते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी दूरी को मापने के लिए ये मेजरमेंट है। ठीक है, और अदृश्य की बात करें तो दृश्य ब्रह्मांड के बाद, यानी कि 13 अरब प्रकाश वर्ष के बाद जो चीजें वहां से आरंभ होती है, मान लेते हैं कि हमारे ये पृथ्वी का सतह है। राइट, अब ये पृथ्वी के सतह से अगर यहां तक हम देख पा रहे हैं कुछ चीजों को, यहां तक की चीजों को देख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? दृश्य है, दृश्य प्रकाश है। और यहां से जो चीजें हमारी स्टार्ट होती है इधर हमारी, अब ये जहां तक चली जाए इसका कोई समय सीमा नहीं है, ये हमारा अदृश्य कहलाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहते किसे हैं, ब्रह्मांड के टाइप्स क्या हैं और ब्रह्मांड होते क्या। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ब्रह्मांड को हमने देखा तो थोड़ा सा तो यहां देख लो प्यारे, क्या यहां थोड़ा सा तो देख लो, क्या अंतरिक्ष विज्ञान। राइट, अंतरिक्ष विज्ञान को तो समझ लो, क्योंकि आपने अपने ब्रह्मांड के डिफिनेशन में यूज किया कि विस्तृत अंतरिक्ष का वह भाग है। तो अंतरिक्ष है क्या? वाई, ठीक है, अंतरिक्ष है क्या, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। अब अगर कहें कि अंतरिक्ष, तो सामान्य अर्थों में ध्यान से सुनना कि दो आकाशीय पिंडों के मध्य उपस्थित खाली क्षेत्र को अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है, दो आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड क्या है? आप इतना बेसिक चीजों को मैं लेकर चल रहा हूं। तो दो आकाशीय पिंडों के बीच का जो भी क्षेत्र है, दो आकाशीय पिंडों के बीच का जो भी ये वैक्यूम खाली क्षेत्र है, वो सब के सब आपके अंतरिक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सब के सब आपके अंतरिक्ष कहलाएंगे। ध्यान देना इस चीजों को। ठीक है, क्या करोगे? ध्यान दोगे इस चीज को। ठीक है, मुझे तो उम्मीद है कि इतना आप करोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ रहे हो कि ये सब क्या है? अंतरिक्ष ही है। ठीक है, ये सब क्या है? अंतरिक्ष ही है।
ओके, अब देखो जहां निर्वात की स्थिति पाई जाती है, ठीक है, इसी अंतरिक्ष में दो आकाशीय पिंडों के बीच आपके निर्वात की भी स्थिति पाई जाती है। लेकिन ध्यान देना इस चीजों को, क्या है, लेकिन ध्यान देना कि वर्तमान में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध किया गया है, कुछ वैज्ञानिकों के प्रयोगों से कुछ सिद्ध किया गया है कि अंतरिक्ष पूर्ण निर्वात नहीं है। अंतरिक्ष जो है आपका वो पूर्ण निर्वात नहीं है। पहले तो आपने देखा कि सामान्य अर्थों में बात करें कि अंतरिक्ष है क्या, तो अंतरिक्ष जो दो आकाशीय पिंडों के बीच का वह खाली क्षेत्र है जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, और वह खाली क्षेत्र पूरा का पूरा निर्वात पाया जाता है, जहां निर्वात की स्थिति जो है विद्यमान है। फिर बाद में आगे चलकर होता यह है कि कुछ और वैज्ञानिक खड़े होते हैं और उन्होंने क्या किया, कुछ प्रयोगों के माध्यम से इसका जांच किया। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है हमारा पूर्णतः निर्वात नहीं है, पूर्ण निर्वात नहीं है। अगर हम पूर्ण निर्वात कहेंगे तो ये सरासरी गलत और पूरा का पूरा गलत डिफिनेशन होगा। अब कैसे, बल्कि वहां भी कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि प्लाज्मा दशा में पाए जाते हैं। अब प्यारे ध्यान देना, पहले हमारे पदार्थ की 3 स्टेज होते थे, अब एक और बढ़ गया प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है किस भांति रहता है, आप ठोस को जानते हो, द्रव्य को जानते हो और गैस को भी जानते हो। गैस जो बाष्प बन के उड़ जाता है, आपको दिख जाता है, दिखता है। अब बात करें कि प्लाज्मा अवस्था कैसा पाया जाता है, वो अवस्था जो खून के थक्का का समान जो दिखता है उसे ही प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अब बात करें कि सभी को ज्ञात होगा कि सभी पिंड अंतरिक्ष में ही उपस्थित हैं, इसलिए ब्रह्मांड का अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो अंतरिक्ष के कुछ निम्नलिखित प्रकार हैं। आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष क्या पूर्ण निर्वात है, स्टेटमेंट के तौर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अंतरिक्ष जो है आपका पूर्णतः निर्वात नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये पूर्णतः निर्वात नहीं है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। अंतरिक्ष जो है ये पूर्णतः निर्वात आपका नहीं पाया जाता है। यहाँ पे भी प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा चीजें पाई जाती हैं। अब बात करें कि अंतरिक्ष होते कितने टाइप्स के हैं, क्या अंतरिक्ष के भी टाइप है, तो मैं कहूंगा कि हाँ है। अब देखो कुछ चीजों को मैं बताऊं तो पहले टाइप देखना, ठीक है। पहले टाइप को देखो जरा इन अपनी प्यारी निगाहों से। ये देखो, बात करते हैं चीजों को समझना। मान लो प्यारे, थोड़ा सा मैं समझाऊं, अगर मान लो, मानने में क्या जाता है, मान तो लो थोड़ा। अब देखो, बात कर मेरे भाई कि ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ध्यान देना इन सब बातों पे। ये है हमारी पृथ्वी, ओके। अब बात करें ये है हमारी पृथ्वी, तो चलो ठीक है, ये है हमारा अर्थ, ओके। अब ये रहा हमारा अर्थ भाई, तो ध्यान देना कुछ चीजों पे, एक मिनट ध्यान देना। ये रहा अर्थ। अर्थ की बात करें तो हमारे दो यहाँ पे चीजें देख, एक पार्थिव और एक आंतरिक चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ देखो आंतरिक चीजें कहां तक है, मैं देखो अच्छे से समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना होगा, नहीं समझोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आपको नहीं समझ में आने वाला। ध्यान देना इन सब चीजों पे। ये देखो, अगर बात करें तो आपको 100 किलोमीटर के अंतर्गत, क्या है, 100 किलोमीटर के अंतर्गत जो है आपको ये क्या दिखता है, पार्थिव, ठीक है, अंतरिक्ष, ठीक है। अब ये पूरे को मिलाकर हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, ये है हमारा जियो स्पेस, ठीक है। तो इसको समझो। अब देखो चंद्रिका, अंतरिक्ष। अब यहां हमारा है मून, ठीक है, ये है हमारा मून, और मून से यहां तक के जो डिस्टेंस है हमारे पृथ्वी के पार्थिव जो बाहर का जो एरिया है उससे लेकर के और मून के बीच के क्षेत्र को हम लोग चंद्रिका अंतरिक्ष कहते हैं। और क्या कहते हैं, चंद्रिका अंतरिक्ष, चंद्रिका अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष,
ठीक है, ये चंद्रिका अंतरिक्ष है। कहां से? पृथ्वी के पार्थिव क्षेत्र से लेकर के और मुन्य के यानी कि चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को ही खाली जगह नहीं मान सकते, पूर्णता निर्वात नहीं मान सकते, लेकिन इन दोनों के क्षेत्र को चंद्रिका अंतरिक्ष कहा जाता है। तो ये पहले टाइप्स आपने देखा, चंद्रिका अंतरिक्ष, ये सारी चीजों को मैंने बताया। अब देखो यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से जब हम आगे की ओर बढ़ें तो अगर हम आपसे कहें, ठीक है, ठीक है, अब हम कहें कि जो डायग्राम मैंने बताया, ठीक है, ये तो आपने देखा, दोनों की बात सेम है, दोनों एक ही जैसा है, पहले वाला और ये, ठीक है। अब देखो चंद्रिका अंतरिक्ष को ही ये कहते हैं, ये जो चीजें मैंने यहां पे समझा दिया था, ठीक है। अब आओ यहां पे इंटर, ठीक है, इसको देखते हैं। बात करें तो ध्यान देना इन सब चीजों पे। एक प्यारा सा डायग्राम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। ये मान लो कि मेरा है सन, ठीक है, मेरा नहीं आपका भी है, ये सन है, ओके। वेट कर लो थोड़ा सा, अभी मैं अच्छे से समझा रहा हूं। आगे वाले अंतरिक्ष को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, जिसे अंतर्ग्रही अंतरिक्ष कहते हैं। इसको इंटर यानी कि अंतर्ग्रही अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। अब अंतर्ग्रही अंतरिक्ष, अब हम कहें यहां से देखो कि ये है आपका सन, ये है आपका सन, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं सूर्य की, मैं बात कर रहा हूं सूर्य की, ये है आपका सूर्य, ध्यान देना मैं सूर्य को बना रहा हूं, ठीक है, मैं सूर्य को बना रहा हूं, ये रहा आपका सन, ठीक है। अब ये जो सन है आपका या सूर्य है, अब इसके दूरी, इसके अनुसार जो है आपके देखो क्या क्या है चीजें। अब यहां से मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो आप देख पाओगे कि कुछ चीजों को मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। एकदम अच्छे से देखना, आपको समझ में आएगा, ओके, आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है, अब मैं उम्मीद है। अब देखो ये रहा आपका कुछ चीजें, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना, ये देखो, और ठीक है, ये देखना, जरा प्यार से देखना, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से बना पाऊं, बट अगर बनता है वेरी गुड, नहीं बनता तो फिर मैं कोशिश तो कर रहा हूं भाई, ठीक है, ओके। अब देखो अगर बात करें हम, ध्यान से देखना, हाँ, अब देखो अगर बात करें हम यहां से, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं रिसाइज, ठीक है। अब भाई अगर बात करें यहां से कुछ चीजों को, तो इसे समझो, ये आगे और बढ़ोगे तो आप जानते हो कि कितने ग्रह हैं हमारे पास, ये रहा जुपिटर, ये रहा, ये देखो, और ये किए, और एक ये मैंने कहीं से थोड़ा एडजस्ट किया। अब हम इसको थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। आप सब जानते हो कि ये है हमारा बुध, जो सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है। अब देखना, ये है हमारा बुध, ठीक है, मरकरी, बुध, ठीक है, जो सूर्य के सबसे करीब है। ये है हमारा शुक्र, शुक्र है, और एक नीचे देखो, ये है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, और एक है हमारा यहाँ पे मंगल, मंगल, ये है हमारा जुपिटर, ठीक है, ये है क्या है, जुपिटर है, ये सटर्न है, ठीक है, और ये यूरेनस है, और एक, ठीक है, अरुण है, ठीक है। तो ये चीजें अब ये आपने देखा। अब देखो इसका संबंध जो है सूर्य से मुक्त होने वाली ऊर्जा कणों से है, ऊर्जा कणों के फैलाव क्षेत्रों से है, जो कि अरबों किलोमीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में व्याप्त है। इससे जो है आपको बता दें, सूर्यमंडल का वह क्षेत्र जहां विभिन्न ग्रह उपस्थित है उसे ही अंतर्ग्रही अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये भी क्या है, आपका अंतरिक्ष ही है, ये भी क्या है, आपका अंतरिक्ष है, क्या है, ये भी आपका अंतरिक्ष ही है, ठीक है। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में व्याप्त है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में व्याप्त है, और इन सबको भी हम क्या कहते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का अंतरिक्ष है, जिसका नाम हम देते हैं अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष, ठीक है। अंतर्ग्रही अंतरिक्ष जो क्या है, जहां विभिन्न ग्रह उपस्थित हैं, सूर्यमंडल का वह क्षेत्र जहां विभिन्न ग्रह उपस्थित हैं उसे अंतर्ग्रही अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रही अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि ये भी आप समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा अगला और 4th नंबर जो अंतरिक्ष की टाइप्स हैं उसको देखो। बात करें यहां से
तो देखो यहां से दो तारों के मध्य का आंतरिक क्षेत्र को अंतराक अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतर तारक, ठीक है, अंतर तारक, ठीक है, ठीक है, अंतर तारक अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दो तारों के मध्य। क्या है? दो तारों के मध्य जो है, दो स्टार के मध्य, तारों के मध्य, ठीक है, मध्य, ठीक है, मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र को ही अंतरतारिक अंतरिक्ष कहा जाता है। बस ये जान लो, बस सिंपल वे में थोड़ी थोड़ी चीजों को हम लेकर चल रहे हैं। अगर इसमें पढ़ा जाए तो बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन हमारे यूपीएससी उतना डिमांड नहीं करता, तो जो डिमांड करता उससे लेकर चलते हैं, बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है अंतर्निहारिका अंतरिक्ष। अंतर्निहारिका अंतरिक्ष, अब देखो दो आकाश गंगाओं के मध्य, ठीक है, दो आकाश गंगाओं के मध्य, आकाश, ठीक है, आकाश गंगाओं के मध्य, गंगाओं के मध्य, ठीक है, मध्य, ठीक है, आकाश गंगाओं के मध्य का आंतरिक क्षेत्र को अंतर्निहारिका अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्या? अंतर्निहारिका हारिका अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ चीजों को आप समझो। देखो मैं जान रहा हूं कि मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जो लिख रहा हूं आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप इससे सुनो और नोट डाउन करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मैं बता रहा हूं। अगर हम बात करें तो हम अभी तक सारी चीजों को देख लिए। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड की, यानी कि इसे ही महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत। अब अगर हम कहें कि इसमें अनेकों सिद्धांत दिया गया, पहला नाम अगर बात करें तो आपको अगर हम बताएं कि पहला नाम किसका है, तो आप यहाँ पे पहले नाम के तौर पे ले सकते हो। किसे? आप पहले नाम के तौर पे ले सकते हो एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल, ठीक है, नाम है। इन्हें ध्यान से सुनो, इसे याद करना होगा, एडविन हबल। अब देखो ये क्या है, एडविन हबल। ठीक है, ठीक है, हबल, हबल्स को। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ चीजों पे तो ध्यान देना, यहां से वेट करो। हाँ, हबल, ठीक है, ओके। तो ये देखो, ठीक है, पहला देखो यहां पे हबल्स। ठीक है, अगर हम कहें यहां से तो आप समझ पाओगे कुछ चीजों को। ध्यान सुनना, ये कहते हैं, इनका कहना है कि 1920, ध्यान रखना समय क्या है, 1920 की बात हो रही है, 1920। ठीक है, 1920 की बात। 1920 में एडविन हबल जो थे, एडविन हबल महोदय जो ये थे, ये टेलीस्कोप के माध्यम से, टेलीस्कोप, मुझे उम्मीद है कि जान रहे होंगे कि टेलीस्कोप है क्या। टेलीस्कोप के माध्यम से, ओके, टेलीस्कोप के माध्यम से ये क्या करते हैं, कुछ चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या? जो अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो अभी आप पढ़ रहे हो इसे जानने की कोशिश करते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से। अब देखो के माध्यम से यह प्रेक्षण किया कि विभिन्न आकाशीय पिंड जो है समय के साथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अर्थात आकाश गंगाओं के, ठीक है, बीच में जो है मध्य में दूरी आ रही है। ठीक है, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, जिसके कारण जो है इसका उत्पत्ति हुआ। ठीक है, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के कारण इसका उत्पत्ति हुआ। कैसे? अगर मान लो कि ऐसे देखो, ये दो आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक, याद रखना इन सब चीजों को। इनका ये मानना है जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, याद रखना। अगर बात करें दूसरे पे तो डफलर सिद्धांत, डफलर ने ही जो है ये इनका जो कहना है, इन्होंने जो प्रमाण दिया, ये कहते हैं कि आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है।
ठीक है, तो ये तो आपने देखा एडविन का। इनका कहना है कि दो चमकते हुए तारे जो है समय के साथ लालिमा की ओर जा रही है, अर्थात एक दूसरे से दूर जा रही है। बस इनको जहां सुना वहां पे खत्म करो। आपका मेन पॉइंट है महाविस्फोट सिद्धांत। अब ध्यान से उसको देखना। क्या देखोगे? महाविस्फोट सिद्धांत को देखो। महाविस्फोट सिद्धांत में ध्यान देना कि 1920 में एडविन हबल ने जो है टेलीस्कोप के माध्यम से यह प्रेक्षण किया था कि विभिन्न आकाशीय पिंड जो है एक साथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये आपने देखा। डफलर ने थॉमस गोल्डी, हरमन बॉन्डी लगातार विस्तृत हो रहे ब्रह्मांड अंतरिक्ष में एक नए खगोलीय पिंड या आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का बात कही गई है, जिसका समर्थन हयल महोदय द्वारा जो है किया गया। अब ये सारी चीजें आपने देखा। अब बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है। देखो बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत जो है इसको हम कैसे पढ़ेंगे। पहले कुछ सिद्धांतों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले कुछ सिद्धांतों को यहाँ पे देखिए। देखिए, कहता है ये सिद्धांत कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रमाणिक सिद्धांत जो है चार्ल्स लेमेंटियर द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उनके चार्ल्स लेमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो महाविस्फोट सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? जो महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये जो चार्ल्स लेमेंट्री है, महाविस्फोट सिद्धांत लिखो, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। अब ये जो चार्ल्स लेमेंट्री, ठीक है, ध्यान देना, सबसे ऑथेंटिक प्रमाण इन्होंने दिया और ये सब अभी तक जो है ये माना जाता है। चार्ल्स लेमेंट, ठीक है, लिख लो। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इनका है। ठीक है, अब ध्यान देना क्या है यही कि इनके अनुसार जो है आज का ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ तथा ऊर्जा लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले 13.7 अरब वर्ष पहले क्या था। जो अभी संपूर्ण पदार्थ और ऊर्जा आप देख रहे हो ब्रह्मांड में, वह लगभग इतने साल पहले 13.7 अरब जो है वर्ष पूर्व एकल आध्यात्मिक संगणन बिंदु में समाहित था। सिंगुलरिटी था, एकक था, एक जगह इकट्ठा था। ठीक है, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं। तो आपको बता दे कि आपसे अब डायरेक्ट आपको महाविस्फोट सिद्धांत ना दे करके आपसे जैसे भी प्रश्न कर सकता है कि सिंगुलरिटी के बारे में बताइए। जैसे भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करना हो तो एकक आध्यात्मिक के थ्रू ये से पूछ सकता है, जिसे इंग्लिश में सिंगुलरिटी कहते हैं। हिंदी का कुछ शब्द मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बात करिए तो सिंगुलरिटी सर्वोच्च घनत्व, सर्वोच्च तापमान तथा सर्वाधिक आकर्षण शक्ति से मुक्त हुआ। इनका कहना है, ध्यान देखना, इनका कहना है कि ये रहा हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, ये रहा कुछ ऐसे पदार्थ का गोला जिसके अंतर्गत आपका ऊर्जा है, टेम्परेचर है। ठीक है, क्या है? टेम्परेचर है, आकर्षण है, कुछ पदार्थ और भी है। ठीक है, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें जो हैं आपका इसमें विद्यमान है। राइट, आपका इसमें विद्यमान है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये सिंगुलरिटी एकक क्या होता है, अधिक तापमान के कारण जब ये विस्फोट होता है तो ये जो है कुछ कण में ऐसे विकृत होता है, होता है, और जिसके कारण जो है आपका यहां से ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो होता है आरंभ होता है। ध्यान देना, क्या होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है आरंभ होता है और यहां से ब्रह्मांड जो है आपका बनता है। बस ये इनके कहने का यही तात्पर्य था और कुछ नहीं था। ओके, अब बात करें, ध्यान से सुनना। ठीक है, इनके पक्ष में जिनका नाम है चार्ल्स लेमेंट्री, कुछ का समर्थन भी रहा और कुछ का आलोचन भी रहा। देखिए, कोई अगर काम करेंगे तो कुछ आलोचक भी होंगे और कुछ समर्थनकारी भी होंगे। ठीक है, तो समर्थकों की बात करें तो वर्तमान में नासा के COB एक्सपेरिमेंट
ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के दौरान अभी वर्तमान के नासा, ठीक है, NASA, नासा के जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है आपका COB, ठीक है, COBE, ठीक है, COBE। अब ध्यान देना कि ये COBE क्या है, तो COB है कॉस्मिक बैकवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसके दौरान यह प्रमाणित किया गया कि आज विभिन्न आकाशीय पिंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जा रहे हैं। यह बात साबित करती है कि ब्रह्मांड का फैलाव तो हो रहा है, परंतु कभी सभी पिंड एक दूसरे के करीब रहे होंगे। तो इनका प्रमाण, इनका जो ये इन्होंने जो बात कहा कि हमारे ब्रह्मांड पहले तो सिंगुलरिटी में था, क्या था, एक दूसरे के करीब था, एक पिंड में था, एक गोले में था, इस भांति। और ये क्या हुआ कि जब दो आकाशीय गंगाओं के फैलाव के कारण, विस्तार के कारण और अधिक टेम्परेचर के कारण ये सभी के सभी जो है विकृत होते हैं कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में क्या होते हैं, विकृत होते हैं, कुछ इस फॉर्म में ये आप विस्तृत होते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जॉर्ज लेमेंटियर ने 1920 में तो कहा था, लेकिन अभी वर्तमान का जो नासा है उसने अपने COB एक्सपेरिमेंट में, COB कॉस्मिक बैकवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है, क्या है, COB का बात करें तो COB है आपका कॉस्मिक, ठीक है। मैं लिख दूं, चलो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना, ठीक है, कॉस्मिक, ठीक है, ओके, ध्यान देना, ओके। अब देखो बात करें कॉस्मिक, ठीक है, COSMIC, कॉस्मिक, ओके। कुछ इरेज करना पड़ेगा तो आप लिख लो बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड एक्सपेंड, ठीक है। तो इसके थ्रू इसने ये कहा कि अभी वर्तमान समय में भी आकाश गंगाओं का, आकाशीय पिंडों का फैलाव हो रहा है। आने वाले कुछ 100,000 सालों बाद आपका ये पृथ्वी जो है इससे भी बड़ा होगा और आप आराम से और ज्यादा जमीन ले सकते हो, खरीद सकते हो या उस पे कब्जा कर सकते हो। लेकिन उतना दिन तक हम जिए तब ना, हमारे जीवन अवधि उतना रहे तब ना, तो ये चीजों को देखना है। अब बात करें, दूसरा है डॉप्लर रेडशिफ्ट जो है, इनके द्वारा आज भी यह प्रमाणित किया जा रहा है कि दो आकाश गंगाएं या दो तारा तंत्र निरंतर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि इनका रंग अत्यधिक चमकीले से लालिमा की ओर जा रही है। लालिमा की ओर मतलब मुरझाता हुआ। आपने एक बात सुना होगा, ये किसका सिद्धांत है, ये है आपका सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत आपका सेकेंड नंबर पे प्रमाणिक मतलब इनके पक्ष में देते हैं, ये है डॉप्लर रेडशिफ्ट, ठीक है, जो इनका है, इन्हीं का है, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है। इनका ही कहना है कि दो आकाशीय दो तारे जो हैं, ये जो दो तारे आपने देखा, ये जो दो तारे आपने देखा, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लालिमा की ओर। जब देखते हो सूर्य अस्त होता है तो एकदम लालिमा की तरफ जा रहा है, तो यानी कि दूर। इनके ये बहुत चमकीले थे, लेकिन अब इनकी चमक कम पड़ती जा रही है, ठीक है। तो यहां तक आपका रहा महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं, यानी कि इसकी चीजों को हमने देखा। बात आती है कि आकाश गंगा क्या है, देख लो, थोड़ा सा मैं बता दूं। अगर बात करें कि अगर लेक्चर्स के टाइम्स ज्यादा नहीं हुए होंगे तो हम लोग और आगे चीजों को डिस्कस करेंगे, नहीं तो यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। नहीं, अभी और चीजों को डिस्कस करना चाहिए हमें, ऐसा हमें लग रहा है, ओके। अगर हम बात करें कि ये आकाश गंगा क्या है, अगर आप चाहोगे समझना तो मुझे सुनो ध्यान से। अगर भाई मेरे ध्यान देना इस चीजों को, अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा होगा, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना और शेयर भी करना, ओके। आकाश गंगा की बात करें तो सुदूर अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले असंख्य तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं। सुदूर यानी कि आपके पृथ्वी के सतह से, आपके इस पृथ्वी के सतह से बहुत दूर यानी कि सुदूर कहेंगे उसको,
जो आकाश में आपके तारों का, स्टार्स का जो समूह दिखाई देते हैं, स्टार्स का जो समूह दिखाई देते हैं आपको, ये जो समूह आपको दिखाई देते हैं, यही क्या है, यही आपके आकाश गंगा का जो है चित्र है, यही आपके आकाश गंगा हैं, यही सब आकाश गंगाएं होती हैं। ठीक है, तो एक सिंपल है। ठीक है, हम बात करें आकाश गंगाओं में तारा तंत्र के अलावा ब्रह्मांडीय धूल कण, ऊर्जा कण तथा अदृश्य पदार्थ की उपस्थिति भी होती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। बात करें तो हमारे ये आकाश गंगा 3 प्रकार के होते हैं। आकाश गंगा कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान देना, 3 प्रकार के। ओके, पहला कौन है? पहला है आपका, ये देखो, पहला है आपका दीर्घ वृत्तीय। ठीक है, दीर्घ दीर्घ ध्यान देना, दीर्घ वृत्तीय। ठीक है, ओके, दीर्घ वृत्तीय। ठीक है, ओके, थोड़ा सा अभी अच्छा से कुछ नेटवर्क इशू है जिसके कारण ये ग्लिच हो रहा है। अब मैं लिख रहा हूं। ठीक है, दीर्घ वृत्तीय, देखो ध्यान से, दीर्घ, ओके, जस्ट वेट, अभी हम इसको सही करते हैं। हाँ, दीर्घ वृत्तीय। ठीक है, चलो अभी कुछ नेटवर्क इशू है, आप खुद सोच लो, सुनो मेरे बातों को। दीर्घ वृत्तीय, और एक होता है सर्पिला आकार और दूसरा होता है अनियमित आकार। एक होता है सर्पिला आकार, ठीक है, और एक होता है अनियमित। पहला है दीर्घ वृत्तीय, ठीक है, दीर्घ वृत्तीय। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहां से सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। तीसरा आपको देखने को मिलेगा यहां से अनियमित आकार। ठीक है, ठीक है, अनियमित आकार। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे आकाशगंगा के। अब बात करें कि कहोगे कि भाई आपने तो बताया था कि हमारी जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे है, तो उसका आकार वो किस टाइप में आता है? तो अभी धैर्य रखो, बता रहा हूं। देखो, इनमें से हमारी आकाशगंगा जो है वो मंदाकिनी है, जिसे हम अपने आकाशगंगा, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम विद्यमान है, और उस सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारा पृथ्वी है, और उस पृथ्वी के अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। वो क्या है? मंदाकिनी नाम है उसका, जो कि स्पाइरल कार यानी कि सर्पिलाकार की भांति दिखाई देती है। क्या है? सर्पिलाकार की भांति दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आकाशगंगा के एक किनारे से दूसरे छोर तक एक चमकीला दूधिया प्रकार आकाशीय नदी के भांति दिखाई देता है, इसलिए इसे दूध मेखला भी कहा जाता है। देखो, हमारी मंदाकिनी में 3, ठीक है, 3 स्पाइरल रोटेनिंग बैंड पाई जाती है, जिसमें उपस्थित अरबों तारे 3 वर्गों में पाए जाते हैं। अब इसके प्रकार को हम दिखाएं अपने मिल्की वे का, अपने मंदाकिनी के आकार को दिखाएं, तो देखो जरा प्यार से। इसका प्रकार कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ध्यान देना। ये देखो, ये कोई बिंदु है, और इस बिंदु से अगर आप चलो तो आप देखोगे कि ये देखो, ये रहा, ये रहा। मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये, ठीक है, ओके। और एक यहाँ से ले लो, तो ये आप लेकर चले जाओ, तो ये कुछ इस प्रकार लेकर, इसका आकार कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो कुछ अच्छा से नहीं बन पाया है, इसलिए मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। चलो, ओके, जस्ट वेट, यहाँ से लो और इसको ऐसे घुमाओ और ऐसे लेकर के जाओ और ऐसे कर पाओ। ये है, इस प्रकार दिखता है मिल्की, ठीक है, इस प्रकार से दिखता है। ओके, अगर हम बात करें तो आपका ये कह रहा है कि हमारी मंदाकिनी में 3 स्पाइरल रोटेनिंग बैंड पाया जाता है, 3, ठीक है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। पाया जाता है, जिसमें उपस्थित अरबों तारे 3 वर्गों में विभाजित है। पहला तारा क्या है? पहला है ओल्ड स्टार, ठीक है, ओल्ड स्टार। दूसरा है आपका क्या है? दूसरा है आपका यंग स्टार, और थर्ड आपका क्या है? थर्ड आपका है
एम्ब्रॉय स्टार, नवजात तारा, एम्ब्रॉय स्टार, जिसे नवजात तारा भी कहते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझ रहे हैं। इसे ये है हमारा मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे। ओके, अब देखो हमारा ओल्ड स्टार जो होता है कुछ यहां पे होता है, ओल्ड स्टार, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं ओल्ड स्टार कुछ यहां पे है। ओके, याद रखना। ओल्ड स्टार के बात करें तो एम्ब्रॉय स्टार जो है हमारा, अब ध्यान देना, ओल्ड स्टार हमारे इसकी इस केंद्र में पाए जाते हैं। फिर बात करें तो सन जो है आपको कुछ यहां दिखाई देगा, सन जो है इसके इस क्षेत्र में दिखाई देता है, और सन के करीब ही प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है एक स्टार है जो इसके सबसे करीबी तारा है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ये तारा है जो सूर्य का करीबी है, ठीक है। और ये क्या है, एम्ब्रॉय स्टार है, ये सब क्या है, एम्ब्रॉय स्टार है, ये वाला, ओके, ये वाला, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये कुछ चीजों को समझा। बात करते हैं कि तारा, स्टार हम लोगों ने बार बार रटा, स्टार है क्या। तो देखो स्टार की बात करें तो वह कोई भी आकाशीय पिंड जिससे स्वयं की ऊर्जा तथा प्रकाश निहित है होता है, वह ब्रह्मांड में अनेक तारा है जिसमें से एक सूर्य है, अर्थात सूर्य भी एक तारा है। तो तारा का कुछ यह डेफिनेशन रहा। देखो आज के लेक्चर में मुझे तो उम्मीद है और मैं सोच रहा हूं कि इतना ही रहने दे। हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में पूरे के पूरे सौर मंडल की चीजों को कवर करेंगे। क्या है सौर मंडल, सूर्य की संरचना क्या है, स्टार के बारे में देखेंगे, स्टार का जो है कैसे तारा का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से तारा हैं जिसमें सूर्य सबसे प्रमुख है, उसे देखेंगे। उसके बाद देख लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग को देख लेंगे, ठीक है, जो सूर्य में पाया जाता है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हम आगे की ओर सौर मंडल की ओर बढ़ेंगे। ओके, सौर मंडल की ओर बढ़ेंगे। आपसे बता दें कि ये लेक्चर आपको प्रतिदिन एवरी डे जो है आपको सुबह में मॉर्निंग में 10:30 बजे देखने को मिलेगा। कितने बजे, 10:30 बजे आपको देखने को मिलेगा। ओहो, 10:30 बजे आपको देखने को मिलेगा ये सारी के लेक्चर। और एनसीईआरटी का जो क्लास चलता है, जो एनसीईआरटी का क्लास है वह आपको इवनिंग में, ठीक है, एनसीईआरटी का क्लास जो है आपका इवनिंग में देखने को मिलेगा। ओके, कब देखने को मिलेगा, इवनिंग में देखने को मिलेगा। ओके, इवनिंग में आपको 3:30 बजे से देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपको जरूर आंसर करेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद एंड बाय बाय। ओके, चलिए।